जब मैं सुकमा में आया था, उस सुकमा में बड़ी बड़ी घटनाएं हुई है। एक खबर आती है कि निर्दोष ग्रामीण मारे गए, उसमें ये इनको नक्सली बता, ऐसा आप लोग के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है। जब तक पूरा मुझे यकीन नहीं होता कि आप कैंप सुरक्षित हो गया और आप खतरा नहीं है, तभी मैं वहां से बाहर निकलता हूँ। मतलब यदि आत्मसमर्पण नहीं करेंगे तो उससे खामियाजा नक्सलियों को भुगतना पड़ेगा। कठिन टास्क है। जब कैंप हम लगाते हैं तो लगभग 1500 जवानों का मूवमेंट उस एरिया में होता है। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ तिवारी है और आप विस्तार न्यूज में फिर से एक बार जुड़ चुके हैं। आज मैं सुकमा में हूं। सुकमा जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे अंतिम जिला कहलाता है। सुकमा का नाम जब भी आता है तो एक ही नाम का जिक्र होता है, वो है नक्सलवाद। इसलिए मैं आज आपको ऐसे व्यक्ति से मिलाने जा रहा हूं जिन्होंने नक्सलवाद की लड़ाई को फ्रंट से लीड कर रहे हैं और सुकमा के सबसे खतरनाक क्षेत्र जो कि पुअर्ती, नक्सल कमांडर हिड़मा का गढ़ माना जाता है, नक्सलियों का गढ़ माना जाता है, वहां तक न केवल पहुंचे बल्कि वहां पर कैंप भी स्थापित करवाया। ऐसे सुकमा के पुलिस अधीक्षक किरण चौहान से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं। चलिए आइए मिलते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्ते सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपसे बहुत सारे मुद्दों पे बात करेंगे, लेकिन जब नक्सल का बात आया है तो सबसे पहले वहीं से शुरुआत करते हैं। नक्सल अभियान में अभी आप फ्रंट से लीड कर रहे हैं, कैसा है सर आपका अनुभव? लगभग 2.5 साल से मैं सुकमा में हूँ। सुकमा में मैंने एज एडिशनल एसपी ऑपरेशन काम किया है। उसके बाद लगभग 16 महीना हो गया एज एसपी में काम कर रहा हूँ। जब मैं सुकमा में आया था उस समय मतलब यहाँ हम देख रहे थे कि जिस हिसाब से आपको भी पता है सुकमा में बड़ी बड़ी घटनाएं हुई है, भले वो ताड़मेटला हो, बुरकापाल हो, उसके अलावा इंजीराम भेची एरिया पे जो एम्बुश हुए हो। एक सिंगल पुलिस थाना है। मैं जहाँ बताना चाहूँगा कि पिछले 20 सालों में चिंतागुफा पुलिस थाने में जो जवानों की शहादत हुई है वो 170 हुई है जी। तो हम यहाँ आने के बाद वही लगा कि यहाँ काम करना चाहिए या काम करने की जरूरत है। तो नक्सल अभियान के साथ साथ लगभग 2.5 साल में हमने 16 से ज्यादा कैंप, पीएलजे का जो कोर बटालियन इलाका माना जाता है, वहाँ खोले हैं। पूर्ति एक नाम है, पूर्ति अपने आप में बड़ा नाम है, लेकिन उसके अलावा हमने 16 जो फॉरवर्ड ऑपरेशनल बेस जिसको बोलते हैं वो खोले हैं। और वहाँ कैंप खोलने के बाद ना कि नक्सल अभियान में तेजी आई है, बट वहाँ पूरे क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो रहा है, भले ही वो बिजली हो, रोड हो, और एक प्रकार से पूरे सुकमा को जोड़ने का काम हमने किया है, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो सर, इतने अंदर अंदर कोर एरिया में कैंप लगाना तो बहुत कठिन टास्क रहा होगा, कैसे आप लोगों ने उसको सफल बनाया? नहीं, ऑफ कोर्स कठिन टास्क है। जब कैंप हम लगाते हैं तो लगभग 1500 जवानों का मूवमेंट उस एरिया में होता है एक कैंप लगाने के लिए, और वहाँ पूरा जंगल रहता है। नक्सलियों ने जो पुराने रोड काटे हुए हैं उसको सुधारते हुए हमें आगे बढ़ना रहता है, और उस दौरान आईडी का खतरा रहता है, नक्सलियों के अम्बुश से खतरा रहता है। और बहुत आईडी में भी हमारे जवान मतलब बहुत काफी इंजर्ड हुए, किनका पैर इनपुट करना पड़ा। उसके अलावा कैंप लगाते समय ऑप्टिकल वुड पूर्ति से पहले हमने जब टेकर वुडम लगा था तो नक्सलियों की जो पीएलजे बटालियन नंबर 1 है उससे हमारी भिड़त हुई थी, और उसमें हमने 3 जवानों की शहादत दी, जिसका कमांडर हिड़मा है। हाँ, जिसका कमांडर हिड़मा है जी। और उसमें भी हमने उसको मार के भगाया, बट बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और ये कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद यहाँ जिले में जो पुलिस बल तैनात है, सीआरपीएफ है, सभी जवानों का हौसला बुलंद है, और उन्हीं की वजह से हम आगे बढ़ पाते हैं। सर, ये बताना तो आप हमेशा बताते हैं, या कोई भी पता चलता है कि बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कठिनाइयां जो ग्राउंड में हैं वो कैसी कठिनाइयां आती है? 1500 जवान को आप लेके जाते हैं, आपको सड़क भी निर्माण करवाना है, उसके साथ साथ कभी भी मुठभेड़ होने की भी खतरा रहता है, तो उन सब से कैसे निपटने के लिए कैसे प्लानिंग करते हैं आप लोग? मैं वही बताना चाहूंगा, ये सब खतरा रहता है तो हर एंगल पे हमारी प्लानिंग की जाती है। आप वहाँ देखेंगे वहाँ पूरे जंगल के अलावा कुछ नहीं रहता जी। तो जवानों से के लिए पानी, बाथरूम, उनका खाना, उसके अलावा उनको रहने के लिए इनिशियली टेंट में रहता है सब जाके वगैरह। धूप बहुत रहता है पूरे धूप में, और रात में कुछ चादर वगैरह नहीं। उसके अलावा सांप वगैरह, बिच्छू वगैरह, उसका खतरा अलग से रहता है नक्सलियों के खतरा के अलावा। और जवान मतलब पूरा जो आउटर कॉर्डन रहता है जब हम कैंप लगाते हैं उसमें भी पूरा मतलब 24/7 जवान अलर्ट रहना पड़ता है, और नींद भी मतलब उस हिसाब से नहीं आ पाती। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी कठिनाइयों का सामना करने के बाद जो कोर एरिया उसमें कैंप खोला जाता है। लेकिन पूरी प्लानिंग की जाती है और स्ट्रैटेजी के तहत हम कैंप लगाते हैं, ताकि मतलब हमारा कुछ नुकसान ना हो और नक्सलियों के साथ ज्यादा से ज्यादा नुकसान हम कर पाए उसी तरीके से जी। सर, जब ऐसा कुछ प्लानिंग करते हैं तो उसको आप
फील्ड में रह के लीड करते हैं या फिर यहाँ से लीड करते हैं और जवानों को इंस्ट्रक्शन नहीं, मैंने जितने भी कैंप लगाए हैं हर बार हम फील्ड में रह के ही लीड करते हैं। मैंने कोई कैंप ऐसा नहीं है जहाँ मैं नहीं रहा हूँ। हर कैंप में इनिशियली जो 5-6 दिन का रहता है वहाँ मैं हमेशा रहता हूँ, और जब तक पूरा मुझे यकीन नहीं होता कि अब कैंप सुरक्षित हो गया और अब खतरा नहीं है, जी। तभी मैं वहाँ से बाहर निकलता हूँ। और जब मैं एडिशनल एसपी था तो मैं महीनों अंदर जंगल में ही कैंप जवानों के साथ रहता था। बहुत सारी चीजें मैंने कैंप में रह के ही सीखी है, जवानों से बात करना, उनको समझना, ऑपरेशन को समझना, तो बहुत सारी चीजें मुझे कैंप में रह के ही समझ में आई है। सर आप एक जिला के कप्तान हैं, जब आप 5 दिन 7 दिन अंदर रहेंगे तो आप कनेक्टिविटी से पूरी तरह से कट जाएंगे, तो उस दौरान यहाँ कैसे मैनेज करते हैं? आपको पूरे जिले को देखना है, कोई और मूवमेंट हो गया, कुछ और गतिविधि हो गई तो जहाँ हम जाते हैं वहाँ ऑफकोर्स नेटवर्क की सुविधा नहीं होती है, तो हमारे पास सैटेलाइट फोन होता है, तो उसी के माध्यम से मैं हेडक्वार्टर से कनेक्ट रहता हूँ। उसके अलावा जो रेडियो सेट रहते हैं उनसे भी हम नज़दीक थाना से और पूरा हेडक्वार्टर से कनेक्ट रहते हैं। कोई भी इमरजेंसी पॉइंट आता है तो वहाँ से सैटेलाइट फोन या जो रेडियो सेट हमारे पास है उसके माध्यम से कम्युनिकेशन होता है, और उसी माध्यम से हम पूरे जिले मतलब जो भी इम्पोर्टेंट काम रहता है तो उसको कर पाते हैं। फरवरी में आपने पुवर्ती में कैंप स्टेब्लिश करवाया। देखा गया कि जब आप गए थे तो हिड़मा की माँ के साथ आपकी फोटो आई थी जिसमें आपने उनका इलाज भी करवाया। ऐसा जहन में नहीं होता सर कि ये तो वही घर है जहाँ हिड़मा रहता है, हमारे इतने जवानों को नुकसान पहुंचा दिया, फिर आप उनके लिए भी सेवा भावना से जाके सेवा करते हैं? नहीं, हमारी किसी व्यक्ति से दुश्मनी नहीं है। हमारे नक्सल में किसी व्यक्ति से हमारी दुश्मन नहीं है। हमारी ये दुश्मनी है नक्सलवाद से। हम पूरे नक्सलवाद, उनका जो ढांचा है, उनकी जो संगठना है, वो इतने सारे लोगों को आप देखते हैं कि कितनी सिविलियन किलिंग होती है, कितने जवानों की शहादत हुई है, पूरे क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है, और इसकी वजह से हम नक्सलवाद का विरोध करते हैं, ना कि हम किसी व्यक्ति का। तो हिड़मा की जो मदर थी तो उनसे पर्सनली हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हिड़मा की जो माँ है और हिड़मा भी है वो भी नक्सलवाद से कहीं ना कहीं परेशान है। उन खुद ही को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वो हम बड़े लेवल पे समझ पाते हैं, और इसीलिए जब वहां हमने कैंप लगाया तो हमें लगा कि हिड़मा के माँ से मिलना चाहिए, मतलब उनकी क्या भावना है जी। हमें लगा कि उनके हेल्थ इश्यूज है। उसके बाद हमने उनका चेकअप वगैरह करा के ट्रीटमेंट भी कराया। तो जो हमारे जवानों को नुकसान पहुंचा रहा है कहीं ना कहीं हम उसके लिए भी सेवा भावना से काम कर रहे हैं। हाँ, मतलब वो बोलना चाहिए, मतलब हमारे, मैं आज भी बोल रहा हूँ, हमारी किसी व्यक्ति से दुश्मनी नहीं है, हमारा पूरा नक्सलवाद से विरोध है। जी सर, लेकिन एक चीज है कि एज अ वर्दी में आप रहते हैं, आप पुलिस अधीक्षक हैं, आपका नहीं है किसी व्यक्ति से दुश्मनी, लेकिन हिड़मा ने या उसकी बटालियन ने या जो कोर नक्सली काम कर रहे हैं वो हमारे बहुत सारे जवानों को नुकसान पहुंचाते हैं, फिर आत्मसमर्पण के द्वारा वो हमारे साथ मुख्य धारा में आने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो जवान काम कर रहे हैं फील्ड में, उनके जहन में तो रहता होगा कि इसने हमारे इतने साथियों को मार दिया, आज हम इसको कैसे ले, तो उसमें एक रोष होता होगा जवान में, उसको आप कैसे हैंडल करते हैं? नहीं, ये बात को मतलब हमें समझना पड़ेगा। मैंने जो बात बोली, हमारी जो लड़ाई है नक्सलवाद से है, ना कि व्यक्ति से है जी। और हर किसी को हमें मौका देना चाहिए। यदि उसको लगता है कि उसने जो मार्ग लिया था वो गलत है और उसको उसकी एहसान हो गया है और वो सरेंडर करना चाहता है, तो उसको हमें एक मौका देना चाहिए। और वो जब ऐसे जो नक्सली है जिनको लगता है कि अब सरेंडर करके मुख्य धारा में आ जाए, तो हम उनको वो मौका देते हैं। और इनिशियली एकदम उनको हम डीआरजी या अन्य इसमें नहीं लगाते। वो जब सरेंडर करता है तो उसको मतलब हम थोड़ा उसका काउंसलिंग करते हैं, उससे बात करते हैं, उसका एक एप्टीट्यूड देखते हैं कि किस प्रकार से उसकी मानसिकता है। हमें लगता है कि ये सही मानसिकता है, उसके बाद ही हम उसको डीआरजी में रखते हैं। और डीआरजी के जवान भी उसको सही समझते हैं कि नहीं भाई, इसके आने से हमें नुकसान नहीं होगा, इसके पास जो नॉलेज है नक्सलियों का, उससे जो नक्सल अभियान है और वो अच्छे से होंगे, और उसकी वजह से जवान भी बहुत ज्यादा उससे तिरस्कार वगैरह नहीं करते। और जवानों में भी वो कहीं ना कहीं मेंटालिटी है कि नक्सलवाद गलत है, ना कि व्यक्ति गलत। जी, मतलब आपकी जो पूरी टीम है सभी का सोच एक ही तरह का काम करता है। ठीक है सर। ये सर आपने बहुत अच्छी बात कही कि हिड़मा भी कहीं ना कहीं नक्सलवाद से परेशान है। हाँ, इसको थोड़ा सा समझाइए कि ये कैसे। हाँ, मतलब इसमें देखेंगे हिड़मा कहीं ना कहीं पढ़ाई कर रहा था, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा अनपढ़ है वो। कोंटा में वो पढ़ाई करता था और उसके बाद फिर यहाँ जब तेलुगु नक्सल्स इस इलाके में आए और उन्होंने लोगों का जब दिमाग भड़काना चालू किया, तो हिड़मा का भी दिमाग भड़काया गया, उसका भी ब्रेनस्टॉर्मिंग किया गया, और वो ब्रेनस्टॉर्मिंग की वजह से वो नक्सलवाद में जुड़ गया जी। और उसकी वजह से हमारी बहुत कैजुअलिटी हुई है, और हम उसके खिलाफ ऑपरेशन तेज करके, मतलब आने वाले दिनों में उसके खिलाफ भी हमारे ऑपरेशन तेज होंगे। बट वो खुद ही मतलब कहीं ना कहीं नक्सलवाद से परेशान है। इसी से समझ में आता है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग और जो नक्सल आइडियोलॉजी है कहीं ना कहीं उसको संभ्रमित करके नक्सल संगठन में ज्वाइन कराया गया है, और वो समझ नहीं पा रहा है जी।
सर ये जो पुवर्ती में कैंप लगने के बाद से ही देखा गया कि नक्सल मूवमेंट बहुत तेज हुआ और फोर्स लगातार सफल होती जा रही है। तो क्या आप मानते हैं कि पुवर्ती एक मील का पत्थर था, जहां तक उसके गढ़ को हमने ध्वस्त किया उसके बाद आप आगे बढ़ रहे हैं? नहीं, ऑफ कोर्स मतलब पुवर्ती एक साइकोलॉजिकली हमारी जीत थी, और पुवर्ती ऐसा इलाका था कि वहां जाना बहुत बड़ी बात हो जाती थी। मतलब वहां केवल ऑपरेशन करके ही जाया जाता था। नक्सलियों की जो पीएलजी बटालियन नंबर 1 है, वो पूरे देश में सबसे खूंखार बटालियन मानी जाती है, और हमारी जितनी भी बड़ी बड़ी कैजुअलिटीज हुई है पीएलजी बटालियन 1 की वजह से हुई है, और उसका कमांडर है हिडमा जी। और पुवर्ती में कैंप लगाने से ये हो गया कि भाई पुवर्ती अपना खुद का घर हिडमा नहीं बचा पाएगा तो हमें क्या बचा पाएगा। सही है। तो सभी नक्सलियों के मन में वो एक प्रकार जो असुरक्षा की भावना है वो तैयार हो गई, और सिक्योरिटी फोर्सेस के मन में आ गया भाई हम पुवर्ती में पहुंच गए, अब तो मतलब नक्सलियों का खात्मा करना की बहुत बड़ी बात नहीं है, और वो एक साइकोलॉजिकल जीत है हमारी। और नक्सलियों का जो उद्देश्य था कि इस पूरे इलाके को हम लिबरेटेड जोन करें, उसको बहुत बड़ा सेटबैक था पुवर्ती। तो मुझे लगता है कि पुवर्ती ने कहीं ना कहीं उनकी जो मानसिकता है उसको बहुत खच्चीकरण किया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मार्च 2026 हम नक्सलवाद खत्म कर देंगे। आपको क्या लगता है सर? नहीं, मुझे भी लगता है कि ये टाइमलाइन मतलब अचीवेबल है, और हम उसी दिशा में मतलब काम कर रहे हैं सभी। सर इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए आप अपने तरफ से कैसे कैसे प्लान कर रहे हैं और किस तरीके से नक्सलियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं? हम इसमें दोनों तरफ से काम कर रहे हैं। एक तो हमारी सुरक्षितता, जैसे हम कैंप लगाते हैं और काफी संख्या में ऑपरेशन हमने बढ़ा दिए हैं। काफी जगह मुठभेड़ भी हो रही है, काफी नक्सली मारे भी गए हैं मुठभेड़ में जी। उसके अलावा सरेंडर भी काफी संख्या में नक्सली हो रहे हैं और गिरफ्तार भी हो रहे हैं। तो ये हमारा सुरक्षा का पार्ट हो गया। उसके अलावा हम कैंप लगा रहे हैं, आने वाले दिनों में और भी कैंप लगेंगे। जो पीएलजी बटालियन वाला जो बचा इलाका है उस एरिया में भी हम कैंप लगाएंगे। उसके साथ साथ हम विकास भी जो गांव है नक्सलवाद से जो प्रभावित गांव है वहां विकास, जैसे रोड हो गया, बिजली हो गया, पीडीएस हो गया, और जो शासन की जन कल्याणकारी योजना है उसी जन कल्याणकारी योजना का मैं बताना चाहूंगा। नीलानार योजना शासन के माध्यम से शुरू हुई है, जहां हम कैंप लगा रहे हैं उसके आसपास के 5 गांव को टारगेट करके वहां पूरी जो शासन की विकास योजना है वो पहुंचा जा रही है जी। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि नक्सलवाद आने वाले दिनों में जल्द खत्म हो जाएगा। सर नियत नीलानार योजना के साथ साथ और भी आप लोग योजना चलाते हैं, तो वो और कौन कौन सी योजनाएं हैं और आप लोग उसको कैसे सफल कर रहे हैं? जैसे अभी जब भी हम कैंप लगाते हैं तो बेसिक फैसिलिटीज गांव वालों को हम प्रोवाइड करते हैं। नियत नीलानार के अलावा शासकीय जो प्रधानमंत्री घर आवास योजना है, जनधन योजना है, किसान कल्याण योजना है, इन सब योजनाओं का लाभ हम गांव वालों तक पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं जिला प्रशासन की मदद से जी। सर 80 के दशक में नक्सलवाद यहाँ ज्यादा एक्टिव हुआ। उस समय माना जाता है कि हमारे जो भी अधिकारी हैं गांव-गांव तक पहुंच नहीं बना पाए थे, जिसकी वजह से हम इस क्षेत्रों से कट गए हैं। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अंदर तक योजनाओं को पहुंचा रहे हैं और गांव वालों को भरोसा दिला पा रहे हैं कि हम आपके साथ हैं और नक्सलवाद से लड़ने में आप हमारा साथ दीजिए? नहीं, वो चेंज आया है। मतलब आप देखिए कि 1980 उस समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का भाग था और पूरा बस्तर एक जिला था। उस समय केवल एक एसपी कलेक्टर पूरे, अभी जहाँ 7 जिले हैं पहले वहाँ एक जिला हुआ करता था। तो परेशानी होगी, इतनी फोर्स भी नहीं थी। और तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अभी हम मतलब गाँव वालों से तक पहुँचने में सफल हुए हैं, और आने वाले दिनों में जहाँ भी जो इलाका बचा हुआ है उस इलाके में जल्दी जल्दी कैंप लगा के और जो नक्सल अभियान तेज करके गाँव वालों तक पहले सुरक्षा और उसके बाद जो विकास है उसको हम पहुंचना में सफल हो पाएंगे। सर नक्सलियों को आत्मसमर्पण नीति के तहत आप मुख्य धारा में जोड़ने की बात करते हैं। क्या है आत्मसमर्पण नीति और उन लोगों के लिए आप ऐसा क्या सुविधाएं देना चाहते हैं कि वो आपके तरफ वापस आए? जो आत्मसमर्पण नीति है उसमें 2-3 इंपॉर्टेंट पार्ट है। नक्सली यदि सरेंडर करते हैं, शासन द्वारा जो उनपे इनाम रखा जाता है, मतलब 5 लाख इनाम, 10 लाख इनाम, वो नक्सलियों को इमीडिएटली मिल जाता है। तो वो अपने खुद के खर्चे के लिए वगैरह उसको इस्तेमाल कर पाते हैं। उसके अलावा शासकीय नौकरी के लिए भी उसके में प्रावधान है। नक्सलियों की शासकीय नौकरी उसमें मिल सकती है। यदि शासकीय नौकरी नहीं दे पाते तो एक रकम उसको हम दे सकते हैं या जमीन उसको अवेलेबल करा सकते हैं। उसके अलावा उसका जो कौशल्य विकास है उसको भी हम इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। उसके अलावा जो घर है उसको भी अवेलेबल कराने का प्रावधान इस नक्सल नीति में है। तो ये काफी नक्सल जो पुनर्वास नीति है छत्तीसगढ़ शासन की, वो काफी अच्छी है, और मैं इसी माध्यम से सभी नक्सलियों से ये आग्रह करना चाहूंगा कि जल्द से जल्द सरेंडर करके मुख्य धारा में जुड़े। सर लेकिन एक चीज है कि गृह मंत्री आते हैं बस्तर और बोलते हैं कि हम आत्मसमर्पण नीति ला रहे हैं और अच्छी व्यवस्थाएं दे रहे हैं,
वो रायपुर पहुंचते भी नहीं, इधर मुठभेड़ हो जाता है, फिर 10 नक्सलियों को मार दिया जाता है। तो ऐसे में कैसे बातचीत का रास्ता खुलेगा? नहीं मतलब मेरा ये मानना है कि नक्सल हम लगातार अपील कर रहे हैं, जो समर्पण करना चाह रहे हैं वो समर्पण कर रहे हैं। जी जैसे अभी सुकमा जिले में इस साल जो समर्पण हुए हैं वो 250 से ज्यादा है, जी और पूरे बस्तर संभाग से वो आंकड़ा कहीं से 600-700 से ज्यादा ही है। जी तो मतलब ऐसा नहीं है, जितनी मुठभेड़ हुई है उससे कहीं ज्यादा मतलब नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, और जो नहीं मान रहे हैं मतलब आत्मसमर्पण करने के लिए रेडी नहीं है और जवानों के साथ मतलब हल्ला करने के लिए रेडी है, तो फिर मुठभेड़ में उनके लिए वही रास्ता बचा है। तो सर आप लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल की नीति लेके चल रहे हैं, एक हाथ में गाजर और एक हाथ में लाठी। हाँ वैसा बोल सकते हैं, मतलब यदि आत्मसमर्पण नहीं करेंगे तो उसका खामियाजा नक्सलियों को भुगतना पड़ेगा। जी सर जब आप गश्त में जाते होंगे तो कई बार ऐसा हुआ है क्या कि आप लाइव मुठभेड़ में फंस गए हो? हाँ मतलब टेकलगुडम आप कैंप उस समय जब मुठभेड़ चल रही थी जी। तो वो 4 घंटे मुठभेड़ चली, तो मैं वही था, उसको लीड कर रहा था। उसके अलावा बहुत सारी जगह ऐसा मतलब आया कि मतलब मुठभेड़ चल रही है और मैं वहाँ हूँ। एक बार तो आईडी मेरे बगल में फटा, मतलब मेरा गनमैन उसमें इंजर्ड हो गया, मतलब बहुत बगल में फटा आईडी वगैरह। तो ऐसा बहुत सारे समय हुआ है जहाँ मतलब मुठभेड़ में हम लोग फंसे नहीं थे, मतलब हम उसको सभी लोगों से बात करके उसको कोऑर्डिनेट वगैरह कर रहे थे, मतलब उससे हिसाब से। सर आप एकदम यंग हैं, अभी अभी आईपीएस बन के आए हैं। जब हम लोग तैयारी करते हैं, क्योंकि मैं भी तैयारी किया हूँ, तो मेरे मन में भी एक ख्वाब था कि आईपीएस बनूंगा, बहुत लाव लश्कर होगा, बहुत आराम की जिंदगी होगी। अभी आपसे बात करके लग रहा है कि आप टेकलगुडम में पुवर्ती में खुद जाके ऑपरेशन लीड कर रहे हैं, कहीं माइंस फट जा रहा है, कहीं मुठभेड़ हो जा रहा है। एक ह्यूमन होने के नाते आपको नहीं लगता कि कभी डर लगा हो, यार ये कहाँ आ गया, मैं तो ऐसा सोचा भी नहीं था? ऐसा नहीं, वो जब नई नई पोस्टिंग होती है और या मतलब सर्विस में जब पहली बार आते तब लगता है, लेकिन यहाँ काम करने के बाद वो फीलिंग चली जाती है। एक बार आपको समझ में आता है यार कैसे काम करना है, और यहाँ की जो समस्या है लोगों की, वो समस्या ज्यादा है। हमारी समस्या उनके सामने कुछ नहीं है जी। तो वो एक सेवा भाव जब मन में आ जाता है तो बहुत सारी जो कठिनाई है वो कम लगने लगती है, और उसी सेवा भाव से हम काम करते हैं। तो अभी हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ काम करना। मतलब सुकमा में मतलब मैं लगभग 2.5 साल से हूँ, और मुझे यहाँ सुकमा बहुत अच्छा लगता है काम करने के लिए। सर अभी मैं बीजापुर आईपीएस रह के गया, आंजनेय सर से इंटरव्यू किया, तो उनसे जब मैं पूछा कि सर आप जवानों को मोटिवेट कैसे करते हैं, तो उन्होंने बताया कि जवानों को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि हमको उनको रोकना पड़ता है। तो आप बताइए सर, ये क्या है पूरा माजरा? नहीं, बिल्कुल सही है। जवान बहुत मोटिवेटेड है। जवान मतलब वो खुद ऑपरेशंस वगैरह करना चाहते हैं लगातार। मतलब अब 2 दिन गश्त करके नहीं आए और आज गश्त पे रवाना हो गए जवान, और हमें रोकना पड़ता है ताकि मतलब हमें ये ध्यान देना है कि मतलब ठीक है हम नक्सली मार पाएंगे, लेकिन हमारे जवानों की सुरक्षा भी है, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हैं हम नक्सल अभियान चलाते हैं, और इसलिए कभी कभी हम जब ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं तो कभी कभी उनको समझाना पड़ता है कि नहीं भाई आज रोकेंगे, हम कल कर सकते हैं इस ऑपरेशन को। जी सर, बहुत सारे ऑपरेशन आपने किए हैं, बहुत सारे सफल ऑपरेशन हुए, कुछ ऐसा भी होता होगा कि असफल ऑपरेशन हो गया, कुछ हमारे जवान क्षतिग्रस्त हो गए या कभी शहीद भी हो गए। तो उस समय में आप कैसे खुद को मोटिवेट करते हैं, या अपने आप को कैसे समझाते हैं, प्लस जवानों को भी कैसे समझाते हैं? बड़ा दुखद रहता है। मैंने मतलब लगभग 2.5 साल में बहुत सारी घटनाएं देखी है जिसमें हमारे जवानों की शहादत हुई, और उस समय सभी जवान भी दुखी रहते हैं, हम लोग भी दुखी रहते हैं, लेकिन आगे आके सभी का हौसला बुलंद करना रहता है, और कारण देखते हैं हम क्यों ऐसा हुआ। कोई हमारी एसओपी का पालन नहीं हुआ, या मतलब कहीं कमी होगी, और उस कमी को हम आगे जाके इम्प्रूवमेंट करते हैं। और सभी जवानों में ये फीलिंग हम करते हैं कि नहीं भाई मतलब अभी हमारे जवान शहीद हुए हैं, लेकिन इनकी शहादत है व्यर्थ नहीं जाएगी, और उसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। और वही एक जो मोटिवेशन रहता है वही हमें आगे काम करने के लिए भी प्रेरित करता है। सर जवानों के आप बॉस हैं, यहाँ पे एक मुखिया होने के नाते आप जवानों से अपने संबंध कैसे रखें, उनके साथ बात करना, खाना पीना, कैसा टाइप का आपको उनका व्यवहार? नहीं, एक्चुअली हम मतलब नॉर्मल पुलिस में और जो नक्सल पुलिस है वो अलग है। मतलब यहाँ आपको बहुत खुल के उनके साथ बात करनी रहती है। मैं हमेशा कभी भी उनसे मिलता रहता हूँ, जहाँ भी मतलब घूमने के लिए जाता हूँ, हर ऑपरेशन में ब्रीफिंग करता हूँ, ऑपरेशन के बाद डीब्रीफिंग होती है, मिलके बात करते हैं, सभी कमांडर से मिलके बात करते हैं। तो हर जवानों की हम समस्या भी सुनते हैं और उसको सॉल्व करने का भी प्रयास करते हैं। उनके साथ क्रिकेट खेलते हैं, जैसे हम कैंप में रहते तो उनके साथ बहुत क्रिकेट खेलते थे। तो उसकी वजह से उनसे एक बॉन्डिंग पहले से, जब मैं एडिशनल एसपी था इस जिले में, तब से उनकी से मेरी बॉन्डिंग है। और वो भी लोग कुछ भी रहता है, कुछ भी दिक्कत होती है तो कॉल करके पूछ लेते हैं, सर ये दिक्कत है मुझे। तो ये एक इनफॉर्मल टाइप सी बॉन्डिंग भी है और फॉर्मल टाइप सी बॉन्डिंग है, और ये बहुत बनाना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आपका जवान आपके लिए क्यों जान देने के लिए रिस्क देगा? जी हाँ, जब तक आप उससे बात नहीं सुनोगे, उससे बात नहीं करोगे, उसकी समस्या का
हल नहीं निकालोगे तो जवान भी मोटिवेटेड नहीं रहेगा। और हम प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनसे मिले और उनसे उनकी बातें सुने, ताकि उनको भी लगे कि नहीं भाई मतलब साहब हमारा कुछ सुन रहे हैं और हमारे लिए साहब मतलब सब कुछ करने के लिए रेडी है। और यही एक तरीका है उनसे करने के लिए, जी। कनेक्ट होने के लिए। सर अभी आपके पास जो जवान है उसमें डीआरजी में बहुत लड़के हैं हाँ। जो कि लोकल लड़के हैं। हाँ, लोकल लड़के। और लोकल लड़कों में ये होता है कि पेच पीना, छींद पीना, लंदा ताड़ी, इस टाइप की चीजें। तो कभी आप ऐसा किए हैं कि उनके साथ बैठ के पेच पी लिए हों इस टाइप? हाँ, मैं जब कैंप लगाने के लिए गांव में जाता हूँ या ऑपरेशन के लिए गांव में जाता हूँ तो गांव वालों से बैठ के भी हमने छींद हो गया, ताड़ी हो गई, वो पी है और काफी अच्छा लगता है। यहाँ के गांव वाले बहुत अच्छे हैं और बहुत सीधे हैं और वो लोग भी शेयर करते हैं। मतलब हम लोग जाते हैं तो मतलब खटिया में बैठा के मतलब वगैरह पिलाते हैं जी। काफी अच्छा लगता है। और जवानों के साथ भी तो बीच बीच में बैठ के हम पीते रहते हैं, उसमें कोई। सर जवानों से बात कर रहा था और अभी आप बता भी रहे थे कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ जवानों के साथ। एक जवान मुझे बता रहा था कि सर को हारना पसंद नहीं है, सर जीतने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं और बहुत अच्छे से खेलते हैं, खेल भी खेल रहे हैं पूरे फोकस के साथ। मैं ये जानना चाहता हूँ, नक्सल अभियान भी आप कर रहे हैं पूरे फोकस के साथ, तो ये जीत आप मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मुझे हारना पसंद नहीं है, लेकिन मैं पूरा प्रयास करूंगा। मतलब जब तक मैं 100% मेरा नहीं दूंगा तब तक मैं हार नहीं मानूंगा। जी। अब कुछ ना कुछ कमी है तो भाई उसको इम्प्रूव करो, इम्प्रूव करो। तो वही एक एटीट्यूड में जवानों में भी लाता हूँ। उनको मैं समझाता हूँ हार जीत वो अलग है, मतलब उसमें वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन पूरा 100% प्रयास करना है अपने हाथ में। तो 100% प्रयास करो। 100% प्रयास करने के बाद यदि जीत मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, यदि हार मिलती है तो उसमें हम कमी देखेंगे हमारी क्या कमी है और उसको इम्प्रूव करेंगे। और ये एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है नक्सल एरिया में काम करने की। अब जब तक आपका 100% नहीं दोगे तो नक्सली भी मरने के लिए नहीं बैठा है, या वो मतलब वो तो जवानों को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा। जी। तो वो जो एक उससे एक डिसिप्लिन भी आता है। तो जवानों को मैं बार बार बोलता हूँ कि नहीं भाई ये गलती हुई है, ये नहीं होनी चाहिए। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम अपनी जो कैजुअलिटी है उसको रोक के नक्सलियों को ज्यादा से ज्यादा मतलब मार पा रहे हैं और उनके एरिया में घुस पा रहे हैं। जी। सर अभी सुकमा, दंतेवाड़ा, उधर नारायणपुर, बीजापुर, ये एरिया जो है इसमें बहुत ज्यादा मूवमेंट चल रहे हैं और यहाँ तीनों चारों जगह के जो एसपी हैं एकदम यंग है और सरकार ने आप लोग के ऊपर भरोसा किया, आप लोग काम भी वैसा करके दे रहे हैं। तो कैसा आप लोग के आपसी कोऑर्डिनेशन कैसा है, दोस्ती यारी वाला भाव है? और सब आसपास के बैच के ही हैं सभी लोग। तो आप लोग का कैसा संबंध और कैसे आप लोग डील कर रहे हैं? जैसे आपने बताया कि हम आसपास के बैच के ही है, जैसे 2018 में तो 2019 के बैच, तो बैचमेट से ये बहुत सारे लोगों से पर्सनली जानते हैं और उसकी वजह से कोऑर्डिनेशन काफी अच्छा होता है। कुछ भी रहता है तो हम अच्छे से बात वगैरह कर लेते हैं, तो कोऑर्डिनेशन में कोई दिक्कत नहीं है, काफी अच्छा कोऑर्डिनेशन है सभी एसपीस के बीच। और इनफॉर्मल मीटिंग भी होती है कि नहीं आप लोग? हाँ, इनफॉर्मल मीटिंग भी होती है, बातें भी होती रहती है, इनफॉर्मल मीटिंग भी होती रहती है। जी। सर अभी आप वो बात कर रहे थे कि एक एटीट्यूड होना चाहिए, नेवर गिव अप वाला। हाँ। मैं आपके बारे में जब पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि आपने 3 बार आईपीएस ही क्लियर किया। मतलब आप इतना प्रयत्न करते हैं, लोग एक बार नहीं बन पाते हैं। मैं खुद ट्राई किया, नहीं हो पाया। कैसे आपने तैयारी की और कैसे ये सफर को आपने पूरा किया? हाँ, मतलब मैं बहुत जल्दी बन गया था आईपीएस, तो मुझे लगा कि और 1-2 बार दे देना चाहिए आईएएस के लिए, तो उसके लिए मैं प्रयास कर रहा था। तो उसी चक्कर में 3 बार मैं आईपीएस बन गया। तो मुझे भी समझ गया है कि भगवान ने मेरे लिए आईपीएस रखा है, तो मुझे आईपीएस ऑप्ट करना चाहिए। तो फिर मैं अपने खुले मन से फिर आईपीएस में आ गया। अभी तैयारी कर रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, छोड़ दिया। सर जैसे इतने बिजी शेड्यूल में आप अपने लिए समय कैसे निकालते हैं और किन चीजों को ध्यान रखते हैं ताकि आप अपने आप को भी रिचार्ज कर सकें? मेरा मतलब यही रहता है कि एक तो मैं जवानों के साथ क्रिकेट खेलता हूँ, जो मैंने बताया। जब खाली समय रहता है तो जवानों के साथ क्रिकेट खेलता हूँ, तो इससे दोनों मकसद मेरे कंप्लीट हो जाते हैं। एक तो जवानों से बातचीत हो जाती है और मेरा फिटनेस भी आ जाता है। उसके अलावा बैडमिंटन हो गया, योगा वगैरह हो गया, इस प्रकार से तो कुछ पढ़ लेता हूँ वगैरह खाली समय में। जी। क्रिकेट आपको बहुत पसंद है, पता चला मुझे। क्या करते हैं, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, क्या? बैटिंग और बॉलिंग दोनों करता हूँ। बैटिंग ज्यादा पसंद है। बैटिंग तो खैर सबको पसंद होती है। सर अभी यहाँ पे एक आयोजन होने वाला है, सुकमा प्रीमियर लीग। पिछले कई सालों से हो रहा है और बहुत ज्यादा आगे बढ़ा रहे हैं यहाँ के युवाओं को। इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, सुकमा में काफी टैलेंट है, मैंने यहाँ ऑब्जर्व किया है। यहाँ के लोग काफी प्रतिभावान हैं और जैसे सुकमा प्रीमियर लीग हो गया, उसके अलावा हम भी मतलब अंदर गांव वालों के लिए क्रिकेट का टूर्नामेंट रख रहे हैं। वो भी जल्दी, मतलब सुकमा प्रीमियर लीग के बाद हम उसको, पुलिस अभी हमने नाम नहीं दिया है, लेकिन हम अंदरूनी जो इलाके हैं सुकमा के उनके लिए रख रहे हैं और सभी टीम को हम इनवाइट करेंगे, अंदरूनी गांव की टीमों को, और गांव के टीमों के बीच इस मुकाबले को हम रखेंगे और इसमें भी इनाम काफी अच्छे रहेंगे। इससे एक मकसद हमारा ये होगा कि सुकमा के जो प्रतिभावान लड़के हैं वो मेन स्ट्रीम में आ जाए, उनसे बातचीत हुआ हमारी, ताकि नक्सलवाद की तरफ ना बढ़े। तो ये एक उसमें उद्देश्य है। उसके अलावा हम लगातार उनको प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। जैसे अभी मई महीने में हमने एक बैच तैयार किया और उसमें पुलिस और आर्मी जैसी प्रतियोगिता है उसके लिए हमने फ्री कोचिंग पुलिस के माध्यम से करवाया। अभी तक लगभग हमने 700 लोगों को ऐसा प्रशिक्षण दिया है और आने वाले दिनों में भी हमारा जो प्रशिक्षण है पुलिस लाइन में
ये कंटिन्यू रहेगा। कोई भी लड़का यदि अंदरूनी क्षेत्र से आता है और वो फ्री कोचिंग चाहता है तो उसको हम अवेलेबल करा के दे देते हैं। सर इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बता दीजिए कि कैसा फ्री कोचिंग दे रहे हैं, उसमें रहने का व्यवस्था है या पढ़ाई कैसी कैसी करवा रहे हैं, सारी चीजें बता दीजिए। इसमें हम बेसिकली उनको पढ़ाने पे ही फोकस कर रहे हैं। मतलब बच्चे आके उनको यहाँ कलेक्टर सर के माध्यम से हमने उनको स्कूल वगैरह अवेलेबल करा के दिया है जी। बच्चे आते हैं सुबह लगभग 5 बजे बच्चे आ जाते हैं। उनका 2 घंटा पीटी होता है अच्छे से, उसमें पूरा फिजिकल वगैरह कैसे क्रैक करना है, आर्मी का हो गया, पुलिस का हो गया, उसके अलावा अन्य जो एग्जाम है गवर्नमेंट एग्जाम जी। और उसके अलावा उसके बाद 1 घंटा उनकी जो लिखित परीक्षा रहती है उसमें गणित हो गया, बुद्धिमत्ता हो गया, जनरल नॉलेज, साइंस के बारे में उनको पढ़ाया जाता है। इसकी वजह से वो जब बच्चे एग्जाम के लिए बैठेंगे तो उनके लिए कुछ नया नहीं रहेगा और उसमें रिजल्ट भी मिल रहा है। लगभग अभी 20 बच्चे जो अग्निवर की जो पहली फिजिकल टेस्ट होती है वो क्रैक कर लिए है और उनकी रिटर्न एग्जाम है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे जो एफर्ट्स है वो साथ भी दे रहे हैं और आने वाले दिनों में काफी अंदरूनी इलाके के जो बच्चे हैं उनको और हम ट्रेनिंग देंगे ताकि नक्सलवाद की तरफ बच्चे ना बढ़े। तो इसमें जिला का कोई भी बच्चा आके फ्री ट्रेनिंग ले सकता है? हाँ, जिला का कोई भी बच्चा आके यहाँ फ्री ट्रेनिंग ले सकता है। और उनके रुकने खाने सारी व्यवस्था आप लोग करवा? हाँ, हम लोग जितना मदद है उतना करते हैं। सर ये जो क्लासेस हो रही हैं जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री या गणित जो भी चीजें पढ़ाई हो रही है, आप कभी जाते हैं क्या क्लास लेने का, उनको गाइड करते हैं? मैं मोटिवेट करता हूँ, मैं जाके मिलता हूँ लड़कों से वगैरह और उनसे बात भी करता हूँ। कभी पढ़ाते भी उन लोगों को कि क्या दिक्कतें आती है, गणित हो गया, बुद्धिमत्ता हो गई, तो फिजिकल टेस्ट में कुछ ऊंची कूद है, लंबी कूद है, उसमें कुछ दिक्कतें आ रही है तो करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनका जो एक कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। उनके मन में वो हीन भावना नहीं आती कि नहीं हम मतलब कम्पीट नहीं कर पाएंगे बाहर के लड़कों से, वो खत्म हो जाती है। सर सुकमा अभी भी बहुत सारी चीजों में पीछे है, शिक्षा व्यवस्था में पीछे है, स्वास्थ्य में। आप कैसे देखना चाहते हैं सुकमा को कि जैसा आप काम कर रहे हैं तो कुछ आपका भी लक्ष्य होगा, आप कैसे देखना चाहते हैं? नहीं, यहाँ भी जैसे नॉर्मल इलाके में जैसे कनेक्टिविटी रहती है, विकास रहता है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है यहाँ भी आना चाहिए और क्षेत्र का पूरा सर्वांगीण विकास होना चाहिए। या टूरिज्म का बहुत सारा स्कोप है जी, टूरिज्म को बढ़ाया जा सकता है। उसके अलावा अंदरूनी क्षेत्र में जो किसान हैं उनकी खेती उसमें और विकसित करने का बहुत सारा मौका है। उनके जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है जिसको हम तेंदुपत्ता बोलते हैं उसको अच्छा रेट मिलना चाहिए बाहर, जो इंटरनेशनल मार्केट है, नेशनल मार्केट है उसमें। उसकी वजह से एक सर्वांगीण विकास होगा। बच्चे हैं अभी भी बच्चे, बहुत सारे बच्चे जिनको पढ़ाई कर पाने का स्कोप है जी, तो उनको हम पढ़ाई की तरफ ला सकते हैं, उनको हायर एजुकेशन दे सकते हैं ताकि मतलब इसी के माध्यम से हम उनको अच्छी सुविधा दे सकते हैं, हेल्थ की सुविधा दे सकते हैं ताकि वो ओवरऑल एक अच्छे भविष्य की तरफ सब बढ़े और अच्छे भविष्य की तरफ बढ़ेंगे तो सुकमा का भी विकास अपने आप होगा। सर ओपी चौधरी सर हैं वित्त मंत्री, पहले कलेक्टर थे। अभी हमारे यहाँ एक शिक्षा सम्मान हुआ था विस्तार न्यूज का, उसमें आए थे तो उन्होंने कहा मेरा जो चैम्बर है वो आपके लिए हमेशा खुला हुआ है कि जो भी बच्चा तैयारी से रिलेटेड बात करना चाहे वो आए, मैं उसको समय दूंगा और उसको सारी चीजें समझाऊंगा। तो ऐसा कोई सुविधा आप भी देना चाहेंगे क्या बच्चों को कि वो आए आपसे जाने कि आईपीएस होता क्या है, कैसी तैयारी होती है, ये सारी चीजों के लिए? नहीं, मतलब मैं कभी भी अवेलेबल रहता हूँ यहाँ के जो ग्रामीण है उनके लिए। और यदि बच्चे चाहते हैं कि यूपीएससी के लिए पढ़ना चाहते हैं तो मेरा ऑफिस में कभी भी आके मुझे मिल सकते हैं या मेरा मोबाइल नंबर है उससे कभी भी बात कर सकते हैं ताकि मैं उनको गाइडेंस कर सकूं। सर आप देखते हैं यहाँ के बच्चों में कैलिबर है तो किस टाइप के आप कैलिबर देखते हैं कि बच्चे कहाँ कहाँ अच्छा कर सकते हैं और उनको किस क्षेत्र में अगर हम अच्छे से ध्यान देंगे तो आगे बढ़ेंगे? नहीं, यहाँ बच्चे मतलब मैं वही बोल रहा हूँ कि बच्चे पढ़ाई लिखाई में भी अच्छे हैं, उसके अलावा स्पोर्ट्स में उनको हम अच्छे से ग्रूम कर सकते हैं। काफी यहाँ के बच्चे हैं, देख रहा था एक बच्चा यहाँ मैराथन के लिए दौड़ में हैदराबाद रायपुर जाके, पुलिस में ही है, लोकल लड़का है, वो जाके 3rd आया था। मतलब स्पोर्ट्स में उनका अच्छा स्कोप्स है। उसके अलावा पढ़ाई लिखाई में भी उनकी जो बुद्धिमत्ता है वो अच्छी है, लड़ने में भी बुद्धिमत्ता, इसीलिए इतना नक्सलवाद में इतना अच्छा लड़ पा रहे हैं। तो वो भी है उनके बीच में। तो आर्मी में भी अच्छा कर सकते हैं, नहीं तो पुलिस फोर्स में भी अच्छा कर सकते हैं। तो बहुत सारे फील्ड है, उनको बच्चों का आगे आना चाहिए और मुझे लगता है कि उनको पढ़ना चाहिए, पढ़ के मतलब जो अपना करियर है उसको बनाना चाहिए। सर सुकमा है, मैं खुद सुकमा से हूँ तो मैं देखता हूँ कि जब भी सुकमा का नाम आता है तो लोग बोलते हैं कि नक्सलवाद, अच्छा वही सुकमा जो नक्सलवाद वाला है। तो मैं चाहता हूँ कि इसकी छवि बदले, आप भी चाहते होंगे, तो आप क्या देखते हैं कि और किस चीजों में हम सुकमा को आगे बढ़ाएंगे तो सुकमा दूसरे चीज के नाम से जाना जाएगा? जो घटनाएं हैं वो नक्सल की वाद की घटना है और उसकी जो तीव्रता है उसमें मैं बताना चाहूंगा कि सुकमा में कमी आई है जी। आने वाले दिनों में और उसमें कमी आएगी और धीरे धीरे मतलब सभी यहाँ के लोग भी चाहते हैं कि हमें नक्सलवाद से मुक्ति मिले जी। तो ये जो भावना है वो कहीं ना कहीं सुकमा को आगे ले जाएगी। और सुकमा में जैसे बोल रहा हूँ यहाँ टूरिज्म का बहुत अच्छा पोटेंशियल है, 3 स्टेट से जुड़ा हुआ है सुकमा और ट्रांसपोर्ट की अच्छी संभावना है, विकास की अच्छी संभावना है और इसकी वजह से सुकमा में
विकास होगा और यहाँ के लोगों का उसका लाभ मिलेगा आने वाले दिनों में जल्द ही। जी सर, नक्सलवाद के खिलाफ जो आप अभियान चला रहे हैं उसमें आपने सड़कों पर ध्यान दिया, नक्सलवाद के नेटवर्क को तोड़ने पे ध्यान दिया, और क्या क्या कर रहे हैं सर आप? एक तो हम मतलब साइकोलॉजिकली गांव वालों के सामने मतलब उनसे बात कर रहे हैं लगातार, ताकि ये नक्सलवाद के जो मतलब दूषित परिणाम है तो गांव वालों को समझे। उसके लिए हम जैसे पुलिस नाट्य मंडली जाके हम कार्यक्रम वगैरह कराते हैं, गांव वालों से जब भी मीटिंग करते हैं उन लोगों को समझाते हैं कि ये गलत है नक्सलवाद वगैरह, और पढ़ाई पे फोकस करा रहे हैं ताकि गांव वालों को समझे कि बच्चे जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना मतलब गांव वालों का भी विकास होगा, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसमें बढ़ोतरी आएगी। और रोड में भी हम ध्यान दे रहे हैं कि यहाँ बसेस वगैरह चले, तो इसलिए कलेक्टर सर और हमने मिलकर जो हुक्म मेल है उसको हमने अंदरूनी क्षेत्र में चालू करवाया। पहले बसेस किस्टाराम तक हम छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ में नहीं जा पा रहे थे, तो जगरगुंडा से बीजापुर नहीं जा पा रहे थे, भेजी चिंताकोटा एक्सिस भी नहीं जुड़ा था। तो अभी साल 2 साल में इस एक्सिस पूरे जुड़ गए हैं और वहाँ बसेस भी चालू हो गई है। और मार्केट हम चालू करा रहे हैं, पहले मार्केट जैसे डब्बाकोंडा में मार्केट नहीं था, वहाँ आज मार्केट चालू हो गया, जहाँ कैंप लग गया है वहाँ मार्केट चालू हो गया है। और पीडीएस उनको चलना नहीं पड़ रहा, पहले पीडीएस लेने के लिए 20-20 किलोमीटर वहाँ उनको चलना पड़ता था, अभी कैंप लगने की वजह से उनको वही पीडीएस वगैरह मिल रहा है। उसकी वजह से गाँव वालों में भी खुशी है और हम देखते हैं कि वो लोग भी विकास चाहते हैं। कोई भी आदमी ऐसा नहीं चाहता कि अविकसित क्षेत्र में रह के जहाँ कुछ सुविधा नहीं है वहाँ रहे, वो लोग भी चाहते हैं कि उनको अच्छा ट्रीटमेंट मिले, अच्छी शिक्षा मिले, और उसी के लिए हम सभी मिलकर प्रयास कर रहे हैं। जी सर, गांव का बच्चा होता है, उसके दिमाग में इतनी बड़ी ख्वाहिशें नहीं हो पाती कि मैं आईएएस बनूंगा, आईपीएस बनूंगा, और यहाँ लोग आपको देख रहे हैं। आप भी ऐसे ही एक मिडिल क्लास फैमिली से निकल कर आए हैं और बहुत मेहनत की है आपने भी। तो आपने अपनी मेहनत को कैसे किया और कैसे तैयारी की, और इतने लगातार मेहनत करने के बाद आप जो सफलता हासिल की उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। नहीं, मेहनत करना चाहिए, मतलब मुझे लगता है कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों करिए। यूपीएससी यहाँ यदि बच्चे कोई करना चाहते हैं उनको मैं बताऊंगा कि मतलब यदि आपको यूपीएससी करना है तो एक टारगेट रखिए, एटलीस्ट 2-3 साल टाइम पीरियड आपको पूरा देना पड़ेगा जी। और मतलब अच्छा गाइडेंस भी लीजिए। ऑनलाइन अभी बहुत सारे मीडियम्स अवेलेबल हो गए जी, उसमें खुद को कमी लिखने की जरूरत नहीं है। मैं भी बताना चाहूंगा, मेरी भी जो पढ़ाई हुई है एक मराठी मीडियम स्कूल से हुई है, ना कि इंग्लिश मीडियम स्कूल से। और आप अच्छा पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए सब कुछ पूरी दुनिया अवेलेबल है, आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, नहीं तो बुक कहीं से भी खरीद सकते हैं। तो मैंने भी बहुत ज्यादा कोचिंग वगैरह ऐसा नहीं लिया है, मैंने भी जो पढ़ाई की थी मैंने खुद से पढ़ाई की थी, मैंने टेस्ट सीरीज वगैरह खुद से ज्वाइन करके जितना कर पाया उतना मैं कर पाया। तो खुद को कम लिखने की जरूरत नहीं है कि हम मतलब ग्रामीण क्षेत्र से, पिछड़े क्षेत्र से है, कैसे मुकाबला करेंगे। मुझे लगता है कि हुनर पे आप अपना फोकस करो, आपकी हुनर है और आप कैपेसिटी बिल्डिंग करो खुद का, वो क्वेश्चन पेपर आप एनालाइज करो और अच्छे से मेहनत करके स्मार्ट वर्क करके आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। सर, आपने तैयारी जो की उसमें कितने प्रयास में किया, और ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका कौन सा था? मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल था और सेकंड प्रयास में मेरा हो गया था सिलेक्शन जी। हाँ। और उसके बाद फिर 3 बार आप सिर्फ आईपीएस मतलब उसके बाद मैं देता रहा, मतलब 3 बार। सर, आईपीएस बनने तक का सफर ज्यादा कठिन है या आईपीएस बनने के बाद का सफर ज्यादा कठिन है? दोनों प्रवास उतने ही कठिन है, मैं बोलता हूँ। जिंदगी मतलब आपको बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स आएंगे, अलग अलग टेस्ट है जिंदगी में, और वो अलग अलग टेस्ट का आपको मुकाबला करते आना चाहिए। तो पूरी जिंदगी एक मुकाबला है और उसका डटकर मुकाबला करो, यही मैं बताना चाहूंगा। तो आप सुकमा में आके खुश हैं सर? हाँ, मैं बड़ा खुश हूँ सुकमा में, मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ काम करना। जी। तो जैसे आपके घर वाले भी होंगे, वो कई बार ये होता होगा आप अंदर गए, फोन नहीं लग रहा होगा, तो एक डर का माहौल बनता होगा, उसको आप कैसे मैनेज करते हैं? नहीं, घर वालों इनिशियली जब मैं नई पोस्टिंग आई थी, घर वाले चिंतित थे ऑफ कोर्स, और अभी भी रहते हैं, लेकिन मैं उनको समझाता हूँ कि ऐसी बात नहीं है, हम सुरक्षित है और अच्छे से काम कर रहे हैं। तो अभी 2-2.5 साल हो गए तो घर वालों को भी थोड़ा मोटा मोटी समझ में आ गया, तो अब ज्यादा वो लोग चिंतित नहीं होते। अब आप ये बताना चाहेंगे कि अब ज्यादा दिन की बात नहीं है नक्सलवाद, बहुत जल्दी हम इस पे विजय पाने वाले हैं? हाँ, ये हम बोल सकते हैं। सर, एक चीज है जो गांव-गांव में लोगों के जहन में है या कई बाहरी तरीकों से डाला जाता है, हो सकता है नक्सलियों के द्वारा डाला जाता होगा, कि अगर नक्सलवाद खत्म हो जाएगा तो इनके संसाधनों को छीन लिया जाएगा, माइनिंग्स होंगी बहुत ज्यादा, और बस्तर को उजाड़ दिया जाएगा, इस टाइप की चीजें इनके जहन में। आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, ये मतलब गलत तरीके से प्रचार किया जा रहा है, इस प्रकार की चीजें नहीं है। मैं गाँव वालों को सभी को यही अपील करूंगा कि जो भारतीय लोकशाही है वो काफी सुदृढ़ है और इसमें बहुत सारे मार्ग है जिसको हम उपयोग कर सकते हैं अपने खुद के बचाव के लिए। और शासन भी काफी अच्छे से काम कर रही है और शासन चाहती है कि गाँव वालों का विकास हो। तो मुझे लगता है कि गाँव वालों को नक्सलियों का जो प्रोपेगेंडा है
और उसके बहकावे में नहीं आना चाहिए और ओपनली जो विकास है मेन स्ट्रीम है उसमें शामिल होना चाहिए। कई गांव वाले बोलते हैं कि आपको पता है क्या, अभी बीजापुर में बड़े बड़े सड़क बन रहे हैं, वहाँ इतनी बड़ी सड़क की क्या जरूरत है, लोग इसलिए सड़क बनवा रहे हैं ताकि माइनिंग करके वहाँ की चीजों को ले जाया जा सके। तो इन सारी चीजों को आप कैसे बताना चाहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है? नहीं है, मतलब हम गांव, ये मतलब मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रोपोगंडा का एक परिणाम है कि जब हम गांव वालों से बात करते हैं तो गांव वाले बड़े खुश रहते हैं। जब हम कैंप लगाते हैं नहीं तो रोड वगैरह करते हैं तो गांव वाले बड़े खुश रहते हैं, बस आती है। और बहुत जगह तो ये दिखाई जाए कि गांव वाले खुद हमारे पास आते हैं, बोलते हैं कि सर हमें इस गांव में कैंप चाहिए, ताकि उनको भी पता है कि कैंप लगने से जो बेसिक सुविधा है उनको वो पूरा मिल रही है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की बात आ रही है वो कहीं ना कहीं नक्सल प्रोपोगंडा की वजह से आ रही है, उसमें कोई बहुत ज्यादा सच्चाई नहीं है। जी सर, आप बता रहे हैं गांव वाले आते हैं और बोलते हैं हमको कैंप चाहिए, लेकिन देखा गया कि पुअर्ती का जब कैंप लग रहा था, अंदर अंदर कैंप लग रहे, बहुत ज्यादा विवाद हुआ, बहुत गांव वाले आए सामने, उसका विरोध किए, इसकी क्या सच्चाई है? नहीं, नक्सली प्रेशर दबाव डालते हैं। मतलब देखिए, नक्सली आप जानते हैं कि गांव वाला भी डरता है, क्योंकि पुलिस इन्फॉर्मर और अन्य कारण देके नक्सली मार देते हैं, तो उसकी वजह से गांव वालों पे कहीं ना कहीं दबाव की वजह से गांव वाले आते हैं। लेकिन वो स्पॉन्टेनियस नहीं रहता। और अभी जो है आंदोलन वगैरह उसमें भी कमी आई है, गांव वाले भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं, कैंप हमारे भलाई के लिए है, अपने विकास के लिए है। तो वो गांव वालों की बात समझ में आ रही है। इसलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे कैंप हमने 2-3 साल में लगाए, लेकिन उस प्रकार का विरोध वगैरह कहीं हमें देखने को नहीं मिलता है। सर गांव में कैंप लग गया, मूवमेंट अच्छी हो रही है, नक्सल बैकफुट में है, लेकिन अभी बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ जिसमें अब तक का सबसे बड़ा सफलता हासिल हुआ। पहले 31 थे, कल 3 और जुड़ गए, उसमें 34 हो गए। लेकिन इसके बाद ये देखा गया कि सर लगातार गांव वालों को मारा जा रहा है मुखबिरी के शक में, तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था कैसे तय की जाएगी? नक्सलियों की भोखलाट है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं, मतलब अपना खुद को मतलब बचा नहीं पा रहे, तो मतलब कहीं ना कहीं वो गुस्सा गाँव वालों पे निकाल रहे हैं। और गाँव वालों को हम मतलब लगातार गाँव वालों से बातचीत करते रहते हैं, जिनको हमें खतरा लगता है कि नहीं गाँव वाले को खतरा है, तो उनको बातचीत करके वगैरह हम निकालने की कोशिश करते हैं, ताकि सुकमा में आ जाए, कोंटा में आ जाए, दोरनापाल में आ जाए, और उसको मतलब जान के खतरा ना हो। लेकिन नक्सली किसी को भी मतलब पुलिस इन्फॉर्मर करके, जिससे कोई लेना देना नहीं है पुलिस विभाग से या सीआरपीएफ से, किसी को भी मतलब केवल अपना खुद के मतलब सेल्फ मोटिव के लिए, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए वो लोग किसी को भी मार दे रहे हैं। तो इससे एक भरोसा कम होगा क्या गांव वालों का पुलिस के ऊपर, कि कहीं ऐसा हो कि अगर आप लोग जा रहे हो, आपसे अच्छे से बैठ के बात कर लिए, खाना पीना पूछ लिए, तो कहीं ऐसा ना हो कि उनको इन्फॉर्मर नहीं, मैं मुझे लगता है कि इससे नक्सलियों और गांव वालों के बीच में जो भरोसा है, मतलब थोड़ा बहुत मतलब कुछ संवेदनशीलता कुछ होगी जी, तो वो कमी हो जाएगी। क्योंकि गांव वाले अभी देख रहे हैं और गांव वाले बात भी कर रहे हैं। पूरे सुकमा में मैं जब बात करता हूँ सभी लोगों से अंदरूनी इलाके से, वो ओपनली आके बता रहे हैं कि सर ये हमारे साथ गलत हो रहा है करके। ऐसा नहीं है हमारा इंटरेक्शन पुलिस ने तो कुछ गलत नहीं किया गाँव वालों के साथ, हमारे दुश्मन तो नक्सली है, गाँव वालों से हम अच्छे से बातचीत कर रहे हैं। अब नक्सली भोखलाए हुए हैं और को किसी को भी उठा के मार रहे हैं, तो गांव वालों के बीच में उनके प्रति, नक्सलियों के प्रति रोष निर्माण हो रहा है। जी सर, इस बीच में जब भी कोई मुठभेड़ होता है, पता चलता है 20 नक्सली मारे गए, तो एक खबर आती है कि निर्दोष ग्रामीण मारे गए, उसमें ये इनको नक्सली बता, ऐसा आप लोग के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है, इसकी क्या सच्चाई है? आप बताइए ना, इतने बड़े बड़े मुठभेड़ हो रही है, उसमें सिर्फ काले वर्दी में हथियार के साथ है, तो कैसे निर्दोष गांव वाला उसमें है हो गया? खुद नक्सली पर्चा लिख के एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये हमारा दलम का मेंबर है जी, तो कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई नहीं है, वो सिर्फ फैलाया जा रहा है। बाकी मतलब काले वर्दी में यदि नक्सली मारे जा रहे हैं जी, और बाय रिकॉर्ड उनका आ रहा है नक्सलियों पर्चा में नाम वगैरह जी, तो उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मतलब नक्सल प्रोपेगेंडा का भाग हो सकता है जी। सर आपने बताया कि आप 2.5 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं, एडिशनल एसपी यही थे, फिर आप एसपी बन के भी काम कर रहे हैं। आप क्या रोड मैप बना के रखे हैं फ्यूचर के लिए कि मैं ऐसा सुकमा देखना चाहता हूँ, सुकमा को ऐसे प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ? नहीं, जैसे हम रोड मैप पे ही काम कर रहे हैं, और हम जैसे हम लगभग 2-2.5 साल से हमने कैंप और बाकी जो नक्सल अभियान है उसी एंगल से चला है, और उसमें इम्प्रूवमेंट भी आया है। जब मैं 2.5 साल पहले सुकमा में था और आज का सुकमा, उसमें बहुत फर्क है। मतलब जो मेंटेलिटी यहाँ के गाँव वालों की हो गई, यहाँ के लोकल लोगों की हो गई, अब जितना सुरक्षित महसूस करते हैं जी, उतना सुरक्षित मुझे नहीं लगता कि 2.5 साल पहले करते होंगे। तो आने वाले दिनों में और जैसा टाइम होगा और जैसा मतलब नक्सल अभियान होंगे और कैंप, ऑलमोस्ट हम सैचुरेशन लेवल पे पहुंच गए। आने वाले सीजन में 5-6 कैंप लगेंगे, उसके बाद मुझे लगता है कि सुकमा में कैंप लगना ही बंद हो जाएगा, क्योंकि हर जगह हमने तो कैंप लगा दिया है। तो और उसकी वजह से विकास जो हो रहा है, रोड, बिजली, हेल्थ फैसिलिटीज हो गया, तो अन्य जो सुविधा मिल रही है, मुझे लगता है कि सुकमा एक नए इस पे हाइट पे, ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है, और आने वाले दिनों में सुकमा का जो भविष्य है बहुत अच्छा है।
आप अपने आप को कितना सफल देखते हैं सर? आपने बहुत सारे मूवमेंट किए, खुद का जो आपका कैलकुलेशन होगा कि हाँ मैंने ये चीजें अचीव कर ली, आप अपने आप को कैसे देखते हैं? नहीं मतलब कभी खुद को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि मैं बहुत सक्सेसफुल हो गए। पूरी सिस्टम काम करती है, अकेले का एफर्ट्स नहीं रहता है। जी। पूरा सिस्टम मतलब हम लोग सफल हो पाए हैं, पूरी सिस्टम लोग हम बात करेंगे तो हम कहीं ना कहीं मतलब नक्सलियों को जो एक उनका जो मनोवृत्ति है उसको कमजोर करने में और उनको तोड़ने में कहीं ना कहीं हम सफल हो पाए और सुरक्षित की जो भावना बड़ी है वो ऑफकोर्स बड़ी है सुकमा में। जो युवा है नक्सलियों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, अभी आपने बताया कि हम क्रिकेट खिलवाते हैं उनको और जोड़ने के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो नशा की तरफ भी आगे बढ़ते हैं, तो युवाओं को राह से भटकने से बचाने के लिए आप कैसा अभियान चला रहे हैं या कैसे उनको रास्ते पे ला रहे हैं? सबसे पहले यहाँ जो नशे विरुद्ध जो कार्रवाई है उसको हमने बहुत तेज किया है। मतलब काफी मात्रा में गांजा हम बरामद करते हैं यहाँ, ताकि पूरे देश भर में मतलब सभी जो नौजवान है वो सुरक्षित रहे। उसके अलावा दारू हो गया, अवैध जो कारोबार है उसके खिलाफ हमने मुहिम पहले से छेड़ के रखी हुई है। उसमें हमारा 0 टॉलरेंस अप्रोच रहता है। उसके अलावा स्कूल कॉलेजेस में जाके सभी का काउंसलिंग करते हैं, उनसे बात करते हैं कि नशा हानिकारक है, खुद की सेहत के लिए हो गया, पढ़ाई के लिए हो गया, अपने कुटुंब के लिए हो गया। तो मुझे लगता है कि यहाँ के युवाओं को भी मतलब जो नशे के नेगेटिव दुष्प्रचार है उससे वाकिफ होकर नशे से दूर रहना चाहिए। जी सर, मैं अभी आपसे जब बात करने आया तो आप अपने बहुत बिजी शेड्यूल में से समय निकाल के दिए, आप लगातार कहीं ना कहीं बिजी हैं। हम इतनी देर की बातचीत की, इसमें कुछ ऐसा रह गया होगा जो मैं पूछ नहीं पाया होऊंगा और जो आप बताना चाहते हो युवाओं के लिए, समाज के लिए या सुकमा की जनता के लिए, तो आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं। नहीं, इसमें मैं वही बताना चाहूंगा कि सुकमा ने तो बस्तर की जो इमेज है वो मतलब नक्सल हम ज्यादा करते रहते हैं, बट बस्तर बहुत सुंदर है जी। आप जितना बस्तर घूमेंगे, यहाँ जितने वाटरफॉल्स है, इतने जहाँ ट्राइबल्स है, उनकी जो कल्चर है वो बहुत सुंदर है। यहाँ टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए आने वाले दिनों में और हमें भी खुले दिल से आना चाहिए। मैं बताना चाहूंगा किसी के लिए इतना सुरक्षित नहीं है कि आप लोग बस्तर में आओगे तो बहुत एकदम मतलब आईडी वगैरह होगा। आप लोग आके आराम से घूम के यहाँ की जो हरियाली है उसको देख के खुश होके जा सकते हैं। तो बस्तर में पधारिए, बस्तर को देखिए, बहुत सुंदर है बस्तर। तो वही मैं अपील सभी दर्शकों को करना चाहूंगा। तो ये थे हमारे साथ सुकमा के पुलिस अधीक्षक किरण चौहान, जिन्होंने सारी अपनी कार्यशैली के बारे में बात किया, नक्सलवाद के बारे में बात किया, युवाओं के बारे में बात किया और युवाओं से ये भी निवेदन किया है कि अगर किसी को ये लगता है कि उसे तैयारी करनी है, आगे बढ़ना है, तो इनके दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले हुए हैं। वो आपको गाइड करेंगे, आपको पढ़ने के तरीके बताएंगे और अपने जैसा बनने के लिए वो सारे टिप्स बताएंगे जो इन्होंने किए हैं। तो आपको ये हमारी बातचीत कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी होगी तो लोगों तक शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।